FBI ऑफिसर ये देख के हैरान थे कि जिस जेल में कैदी को खुला भी छोड़ दिया जाए तो वहाँ से कभी भी भागा नहीं जा सकता। इतनी टाइट सिक्योरिटी होने के बावजूद वहाँ से 3 कैदी कैसे भागे। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ब्रेन बूस्ट। दोस्तों, ये बात है आज से 60 साल पहले की। पैसिफिक ओशन के बीचों बीच एक 22 एकड़ का आइलैंड मौजूद है। ये जेल इस आइलैंड पर बनाई गई और यहाँ पर दुनिया के सबसे खतरनाक मुजरिमों को रखा जाता था। दोस्तों, समुद्र में बना हुआ ये आइलैंड जिसको द रॉक भी कहा जाता है, इसमें वो जेल मौजूद थी जिसको अल्कतराज जेल भी कहा जाता है। इस जेल के दूर दूर सिर्फ समुद्र ही फैला हुआ है। इस जेल के ऊपर 15 फीट चौड़ी फेंस लगाई गई थी। 1993 में इस जेल को फेडरल प्रिजन का भी दर्जा दिया गया। इस जेल की सिक्योरिटी इतनी टाइट थी कि जो मुजरिम एक दफा यहाँ पर आ गया वो बिल्कुल अपनी मर्जी के बगैर नहीं जा सकता। इस जेल को इनएस्केपेबल जेल भी कहा जाता है। 12 जुलाई 1962 को अल्कतराज का भरम टूट गया जब इसमें से 3 प्रिजन भाग गए जिन्होंने अल्कतराज की टाइट सिक्योरिटी को धोखा दे दिया। ये 4 लोग जिनमें क्लियरेंस एगलिन, जॉन एगलिन जो के ब्रदर्स थे, जो के बैंक रॉबरी की वजह से इस जेल में आए थे। फ्रैंक मॉर्सिन जो के पिछले 13 सालों से जेल की शक्ल देख रहा था। नंबर 4 पे एलन वेस्ट जो कि दूसरी जेलों से भी भागने की कोशिश कर चुका था। एलन वेस्ट इस जेल में काफी अरसे से था। वो इस जेल को अच्छी तरह जानता था। उसने इसकी मेंटेनेंस में भी काफी दफा काम किया था। 1960 में एलन वेस्ट ने यहाँ से भागने का फैसला किया। उसने ये बात अपने दोस्तों को बताई। इस जेल से भागा तो नहीं जा सकता था, लेकिन ब्लॉक बी में इसकी कोशिश की जा सकती थी। ये चारों लंच ब्रेक में तो मिलते थे, लेकिन इनके सेल ब्लॉक बी में नहीं थे। वो चाहते थे कि उनके सेल ब्लॉक बी में शिफ्ट कर दिए जाएं। ये उनकी खुशकिस्मती थी कि जेलर ने उनको ब्लॉक बी में शिफ्ट कर दिया और ये इनकी किस्मत थी कि इनके सेल आपस में एक दूसरे के करीब थे। अब इनका पहला टारगेट तो पूरा हो चुका था। कोई नहीं जानता था कि अगले 2 सालों में ये लोग अपने अपने सेल में क्या करते रहे। 12 जुलाई 1962 सुबह 7 बजे जब जेलर इनको जगाने गया तो सब प्रिजनर असेंबली में आ गए, लेकिन जब काउंटिंग की गई तो उनमें से 3 प्रिजनर कम थे। स्टाफ ने सारे सेल दोबारा चेक करने का फैसला किया। जब सारे सेल दोबारा चेक किए गए तो पता चला एंगलिन ब्रदर्स अपने अपने बिस्तर पर थे और उनके साथ फ्रैंक मॉर्सिन भी अपने ही सेल में मौजूद था। जेल स्टाफ को ये बात थोड़ी अजीब लगी, इसलिए उन्होंने अंदर जाकर इसका जायजा लिया। जब वो सेल के अंदर उनको जगाने गए तो पता चला उनके बेड पर वो मौजूद नहीं और उनकी जगह वहाँ पर फेस डमी पड़ी हुई थी। वो तीनों वहाँ से भाग चुके थे। सॉप, प्लास्टर और कंक्रीट से बना डमी वहाँ पर छोड़ चुके थे, जिनमें से एक हाथ लगने से जमीन पर गिर गया और टूट गया। पूरे स्टाफ के होश खता थे कि इतनी टाइट सिक्योरिटी में से ये प्रिजनर कैसे भागे। उन्होंने सोचा कि प्रिजनर आइलैंड से बाहर नहीं जा सकते, इसलिए उन्होंने पूरे आइलैंड का जायजा लिया। उन्होंने हर छोटी छोटी चीज को नोटिस किया, लेकिन उनको वहाँ पर कोई सबूत नहीं मिला। याद रहे ये प्लान एलन वेस्ट का था, लेकिन वो इनके साथ नहीं था। वो जेल में ही मौजूद था। इन्वेस्टिगेट टीम बुलाई गई। FBI को रिपोर्ट किया गया। जब उनके सेल का जायजा लिया तो पता चला कि वो अपनी दीवार के छोटे से वेंट को तोड़कर वहां से भागे। जब दीवार की ऑपोजिट साइड पर गया तो वहां पता चला कि वहां पे 3 के बजाय 4 होल हैं। 4 वेंट को तोड़कर वहां पर जगह बनाई गई। एलन वेस्ट किसी वजह से वहां से भागने में नाकाम रहा। अब एलन वेस्ट जानता था कि उसके बचने का कोई भी मौका नहीं, इसलिए उसने खुद को FBI के सामने सरेंडर कर दिया और सारे राज उगलना शुरू कर दिए। एलन वेस्ट ने बताया कि सारा प्लान उसका था। जो डमी हेड पर बाल थे वो उन्होंने जेल में कटिंग के दौरान वो बाल चुराए थे। जो वेंट वो तोड़ कर भागे ये 5 बाय 9.5 इंच का था। एलन वेस्ट को सेल की लूप होल का पता था क्योंकि उसने जेल के मेंटेनेंस में भी काम किया था। उसको पता था कि ये दीवार 6 इंच की है और इसलिए वो जानता था कि वेंट के होल को आसानी से बड़ा किया जा सकता था। 6 महीने में चारों मौका ढूंढकर यहाँ पर काम करते रहे और आहिस्ता आहिस्ता इस सुराख को बड़ा करते रहे। उन्होंने ये काम किचन से चुराने वाले चमचों से किया था, लेकिन आखिर में उन्होंने एक ड्रिल मशीन बनाई जो कि जेल के वैक्यूमर से
बनाई गई थी। ये सीक्रेट काम तब किया जाता था जब जेल में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट चलाए जाते थे। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के और के दरमियान ये काम किया जाता था ताकि ये शोर की आवाज बाहर ना जाए। जिस कॉरिडोर में ये वेंट खुलता था वहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं थी। वहाँ पे ड्रेन पाइप था जो कि छत के ब्लॉक को जाता था, जहाँ पर अक्सर मेंटेनेंस के लिए ये लोग जाया करते थे। अल्कतराज अक्सर प्रिजनर्स को बिजी रखने के लिए उनसे मेंटेनेंस का काम करवाया करता था। इसलिए जब भी ये लोग मेंटेनेंस के लिए छत पे जाते थे तो वो भागने के लिए हर छोटी चीज का जायजा लेते थे। उन्हें छत से एक और पाइप को इस्तेमाल करके नीचे उतरे और इन्होंने आइलैंड की 15 फुट फेंस को छलांग लगाकर पार किया। सारी तैयारी मुकम्मल हो चुकी थी। इन्होंने रबर रेन कोट को जोड़कर अपने लिए इनफ्लाटेबल राफ्ट बनाई जो कि एक कश्ती की मान थी जो इन्होंने पहले से बना रखी थी। इन्होंने रेन कोट से जो कि जेल एडमिनिस्ट्रेट की जानिब से ही दिए जाते थे उससे इन्होंने एक जैकेट जैसी भी कोई चीज बनाई जिससे अगर राफ्ट काम ना करे तो वो इसके जरिए समुद्र में अपनी जान बचा सके। FBI के ज़हन में अब ये क्वेश्चन था कि अब ये प्रिजनर कहाँ पे है। एलन वेस्ट ने उनको बताया कि उनका टारगेट अल्कतराज के नॉर्थ आइलैंड में जाना था जहाँ पर उन्होंने मेन लैंड उतरना था। वहाँ पर अक्सर सिक्योरिटी नहीं पाई जाती। वहाँ से उन्होंने कार और कपड़े चुराने थे। सिक्योरिटी ने मेन लैंड को अच्छे से छानबीन की लेकिन उनको वहाँ पे कोई भी रिपोर्ट नहीं मिली जहाँ पर गाड़ी या फिर कपड़े चोरी होने की शिकायत दर्ज हो। तीनों का कोई पता नहीं लग रहा था कि उनको समुद्र निकल गया या फिर आसमान खा गया या फिर एलन वेस्ट उनको चकमा दे रहा है। ब्लॉक बी की छत पर फुटप्रिंट के निशान जहाँ सब बनाया गया सीक्रेट रूम और पाइपलाइन पर जो निशान थे उससे ये पता तो चला गया कि एलन वेस्ट जो भी बात कर रहा है वो सच है। FBI, US मार्शल सर्विस और ब्यूरो ऑफ प्रिजन इस केस को सॉल्व करने में शामिल थे। प्रिजनर को ओशन में अच्छे से सर्च किया गया लेकिन वहाँ पर उनको कोई क्लू नहीं मिला। ये केस अब मिस्ट्री बनता जा रहा था। चौथे दिन लकड़ी से बना हुआ एक पैदल मिला। सिक्योरिटी का कहना था कि ये पैदल उनकी राफ्ट का है। अगले दिन सिक्योरिटी को रेनकोट से बने हुए 2 बैग मिले जिनमें प्रिजनर की पर्सनल चीजें थी जिनमें उनके फैमिली की फोटो और लेटर मौजूद थे। अंदाजा लगाया गया कि ये प्रिजनर जिंदा मेन लैंड पर नहीं पहुंचे क्योंकि ये चीजें कोई भी आसानी से नहीं छोड़ सकता था। लेकिन अब अगला सवाल था कि उनकी डेड बॉडी कहाँ गई, क्योंकि अगर समुद्र के अंदर वो लोग डूब भी जाते तो 2 दिन के बाद उनकी डेड बॉडी समुद्र के ऊपर जरूर तैरती। लेकिन उनको अगले 3 मंथ तक कोई भी बॉडी समुद्र में नहीं मिली। एक और थ्योरी के मुताबिक हो सकता है वो तीनों स्विम करके मेन लैंड पर पहुंच गए हों। 1962 में कहा जाता है कि एंगलिन ब्रदर्स नजर आए। एंगलिन ब्रदर्स के एक भतीजे जिसका नाम डेविन विंडर था उसने बताया पुलिस को कि जॉन एंड क्लेरेंस के बड़े भाई ने मौत के वक्त अपनी बहनों को बताया कि उनके भाई जिंदा हैं और सही सलामत हैं और उनका उनके साथ कांटेक्ट भी है। कुछ फैमिली मेंबर ने FBI को बताया कि 2 खवातीन अक्सर अजीब मेकअप में यहाँ पर आती थी लेकिन उनके FBI को बताने के बाद वो दोनों खवातीन वहाँ पर नजर नहीं आई। 15 साल बाद एंगलिन ब्रदर्स के एक कजन ने उनको ब्राजील में देखा। उसने एक फोटो शेयर की जिसमें दोनों भाई नजर आ रहे थे जो कि एक क्लब की फोटो थी। लेकिन US मार्शल सर्विस का कहना था कि ये जो दोनों शख्स हैं इनकी एज एंगलिन ब्रदर के साथ मैच नहीं होती। 1929 FBI ने ऑफिशियली इस केस को क्लोज कर दिया। उन्होंने अपने हाथ इससे हटा लिए लेकिन US मार्शल ने इस केस को अभी तक खोला रखा है। यहाँ तक कि एंगलिन ब्रदर्स मिल नहीं जाते या फिर उनकी डेड बॉडी मिल नहीं जाती या फिर इस केस को 99 साल नहीं हो जाते तब तक US मार्शल सर्विस में ये केस खुला रहेगा। इस केस के 1 साल बाद इस जेल को बंद कर दिया गया। अब वहाँ पे एक टूरिस्ट प्लेस बनाई गई जहाँ पर लोग ब्लॉक बी को देखना चाहते थे जहाँ पे ये 3 लोग वहाँ से भागे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।